कक्षा 11 हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण और हिंदी के अंतर्गत संस्कृत व्याकरण भी छोटा सा एक टॉपिक है। संस्कृत व्याकरण हिंदी के अंतर्गत। अब बच्चों, संस्कृत व्याकरण को ऐसे तो लोग कठिन मानते हैं, यद्यपि वो कठिन नहीं है, फिर भी अगर आपको कठिन लगे तो आप बड़े गौर से मेरे साथ पढ़िए। हाँ, शर्त यह है कि व्याकरण चूँकि कठिन माना जाता है, थोड़ा सा कठिन है भी, लेकिन अगर एक बार आपको ठीक से बता दिया जाए और आपने ठीक से समझ लिया तो कठिनाई की बात कहीं रह नहीं जाती। तो उसके लिए क्या है कि आप पूरे समय मेरे साथ पढ़ते रहें। वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा टाइम देखिए, एक एक चीज़ को समझ लीजिए। नहीं तो अगर आपने दौड़ा दौड़ा के देख लिया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। उससे अच्छा तो ये है कि आपकी किताब में ही व्याकरण लिखा है, फिर आप वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन क्यों पढ़ो, आप किताब से पढ़ लो। इसलिए एक एक चीज़ मेरे साथ पढ़ते रहिए, बात को समझते रहिए। जहाँ बात क्लियर ना हो वहाँ आप वीडियो पीछे करके फिर से समझ लीजिए। तो आइए, ये दूसरा खंड है। पहला खंड हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। दूसरे खंड में आपको समझना है समास। समास क्या होता है। कक्षा 10 में आप समास अच्छी तरह से पढ़कर आए हैं, फिर भी मैं एक बार दोहरा देता हूँ। समास का अर्थ है संक्षिप्त करना। संक्षिप्त का मतलब है संक्षेप, संक्षेप का मतलब है छोटा करना। जैसे प्रश्न आता है ना कि इस प्रश्न को संक्षेप में लिखिए, मतलब थोड़े में लिखिए, उसके मुख्य अंश को लिखिए, उसके सार अंश को लिखिए, सारांश जिसे आप कहते हैं। तो समास का मतलब है संक्षिप्त करना। जब दो या दो से अधिक पदों को इस तरह छोटा कर दिया जाए कि उनका अर्थ ना बदले, समास कहते हैं। जैसे देखिए, डाक का घर। अब देखिए, दो या दो से अधिक पद, इसमें 3 पद हैं। डाक का घर। अब डाक का घर, इसे ऐसा छोटा कर दो कि इसका अर्थ ना बदले, तो बना दिया आपने डाक घर, अर्थ नहीं बदला। अब डाक घर का जब समास विग्रह करेंगे तो बनेगा डाक का घर, और समास होगा डाकघर। डाकघर को जब अलग अलग कर देंगे तो बन जाएगा डाक का घर, और एक में कर देंगे तो डाकघर। कोई अर्थ में परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरा शब्द देखिए, नरों का पति, नरपति, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और नरपति का जब खुलासा कर देंगे तो बन जाएगा नरों का पति। उसी तरह राम और लक्ष्मण, 3 पद हुए, 3 शब्द हुए, लेकिन आपने इसे में एक में कर दिया राम लक्ष्मण। इसे कहते हैं समास। छोटा कर देना और विग्रह में वो चीज़ बड़ी हो जाती है। अब ये चीज़ हिंदी में हुई। आपको कक्षा 11 के संस्कृत व्याकरण में समास संस्कृत में पढ़ाया जाएगा, संस्कृत में ही प्रश्न आपसे किया जाएगा। अब संस्कृत में देखिए कैसे पढ़ते हैं। आपके कोर्स में सिर्फ 2 समास है, यद्यपि समास 6 होते हैं, लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ 2 है, अव्ययी भाव समास और कर्मधारय समास। तो अव्ययी भाव समास की देखिए, इस समास में प्रथम पद अव्यय होता है। इस समास का प्रथम पद अव्यय होता है, और जो प्रमुख अव्यय शब्द हैं वो हैं यथा, उप, प्रति, निर, आ, अनु आदि। मतलब इतने जो शब्द हैं, अनु, आ, निर, प्रति, उप, यथा, ये आपकी शब्द में कहीं ना कहीं छिपे होंगे, आपको इन्हें पहचान लेना है। जैसे यथा शक्ति कहाँ छिपा है, ये वाला यथा छिपा है यथा शक्ति में। उपकृष्णम, ये वाला उप यहाँ छिपा हुआ है। प्रतिदिनम, ये वाला प्रति यहाँ छिपा हुआ है। प्रत्येकम, ये वाला प्रति यहाँ छिपा हुआ है। निर्मक्षिकम, ये वाला निर यहाँ पे छिपा हुआ है। अनुरूपम, ये वाला छिपा हुआ है। और ये जो आ है हमने लिख दिया आ समुद्रम, ये वाला, तो ये आ यहाँ छिप गया। मतलब ये जो है यथा, उप, प्रत, निर, आ, अनु, किसी भी शब्द में आ जाएं तो आपको समझ लेना है कि यह अव्ययी भाव समास है। ये शब्द अव्यय होते हैं। अव्यय संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय आप छोटी कक्षाओं में ठीक से पढ़ चुके हैं। उस बात को आप दोहरा लीजिएगा कि अव्यय क्या होता है। अब देखिए, यथाशक्ति एक समास है, एक सामासिक शब्द है, यथाशक्ति। अब इसका विग्रह कैसे करेंगे, शक्तिम अनतिक्रम में। जब आप हिंदी में विग्रह करेंगे तो होगा शक्ति के अनुसार। तो यथाशक्ति का विग्रह होगा शक्तिम अनतिक्रम में। उपकृष्णों का विग्रह होगा कृष्णस्य समीपम, मतलब कृष्ण के समीप। प्रतिदिनम का विग्रह होगा दिनम दिनम प्रति, प्रतिदिन। प्रत्येकम का विग्रह होगा एकम एकम प्रति, प्रत्येक। निर्मक्षिकम का विग्रह होगा मक्षिकाणाम अभावः, मक्खियों का अभाव। और अनुरूपम का विग्रह होगा रूपस्य योग्यम, रूप के योग्य। और असमुद्रम, समुद्रस्य पर्यंतम, पर्यंतम, ये होगा विग्रह, मतलब समुद्र तक।
इसका मतलब ये हुआ समुद्र तक, समुद्र पर्यंत, समुद्र तक। इसके बदले आजीवन आ जाए तो भी अव्ययी भाव समास हो गया। तो जहाँ यथा, उप, प्रत, निर, आ, अनु आ जाए किसी भी शब्द में, वो अव्ययी भाव समास हो गया। देखिए यथा, अनु, प्रति, प्रति, निर और अनु, ये अव्ययी भाव समास हो गया। दूसरा देखते हैं कर्मधारय समास। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अव्ययी, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु और बहुब्रीहि, 6 समास होते हैं। आपको सिर्फ 2 पढ़ना है। तो एक आपने पढ़ लिया, और दूसरा है कर्मधारय समास, इसे पढ़ लीजिए। इसकी परिभाषा है, इसमें प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। उदाहरण से बात समझ लीजिए कि नील कमलम, देखिए नील कमलम। अगला शब्द है महात्मा, अगला शब्द है कृष्ण सर्पः। ये संस्कृत में है इसलिए विसर्ग लग रहा है। और घनश्यामः, घनश्यामः। एक शब्द और लिख लीजिए महावीरः, महावीरः। अब देखिए नीलम कमलम, नीलम कमलम मतलब नीला कमल, ये हो गया नीला कमल। इसका मतलब महात्मा, महान, इसका विग्रह करेंगे हम 400 आत्मा, मतलब महान आत्मा वाला। कृष्ण सर्पः, कृष्णः सर्पः मतलब काला सांप। अगला है घनश्यामः, इसका विग्रह होगा घन एव श्यामः, घन के समान श्याम। और महावीरा, महान 400 वीरः, महान वीर या महान है जो वीर, इस तरह। तो इसका प्रथम पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य होता है। जैसे कमल की क्या विशेषता है, वो नीला है, नील कमलम। आत्मा की क्या विशेषता है, वो महान है। सांप की क्या विशेषता है, वो काला है। श्याम की क्या विशेषता है, घन के समान। इसमें उपमेय उपमान भी होता है। और वीर की क्या विशेषता है, वो महान है। तो इस तरह ये कर्मधारय समास है। इन चारों में से कोई ना कोई आपकी परीक्षा में आ जाएगा। तो इस तरह से हमने समास पढ़ लिया। अब समास से आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं रूप। सबसे पहले हम देखते हैं शब्द रूप। रूप, शब्द रूप। शब्द रूप है आत्मन और नामन। देखिए इन दोनों में से कोई ना कोई रूप आ जाएगा। रूप आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है। रूप को स्वयं तैयार करना है, याद करना है। आप रूप याद कर लीजिए। तो शब्द रूप 1 हो गया। नंबर 2 हो गया धातु रूप। धातु रूप, धातु रूप में आपके कई तरह के रूप हैं और 5 लकारों में लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार और लिट लकार, इनके पठ, गम, भू, पच, नी, कुरु, क्री आदि 5-6 धातुओं में रूप जो आपके पुस्तक में लिखे हुए हैं उन्हें देख लीजिए। एक ही तरह के रूप चलते हैं। जैसे मान लीजिए पठ धातु का रूप आपको चलाना है तो लट लकार में चलेगा पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठथ, पठामि पठावः पठामः। तो हस धातु में यही रूप चलेगा।
हसति हस्तः हसन्ति, हससि हस्तः हसथ, हसामि हसावा हसामः। गम धातु में यही तर्ज का रूप चलेगा। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छथ, गच्छामि गच्छावा गच्छामः। अब मान लीजिए पठ धातु का आपको विधिलिंग में रूप चलाना है, तो पठेत पठेताम पठेयुः, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। अब यही विधिलिंग लकार का हस धातु में चलाना है, तो हसेत हसेताम हसेयुः, हसे हसेतम हसेत, हसेयम हसेव हसेम। यही विधिलिंग लकार का रूप आपको गम धातु में चलाना है। गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु, गच्छे गच्छेतम गच्छेत, गच्छेयम गच्छेव गच्छेम। तो आप पठ धातु का रूप लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार और लट लकार, 5 के 5 लकारों में याद कर लीजिए। अगर आपको पठ धातु का रूप 5 लकारों में याद हो गया तो फिर जितने भी धातुएं हैं उसी तर्ज पर सबका रूप तैयार कर लीजिए। रूप आपको स्वयं तैयार करना है, इसमें कोई मदद मैं आपकी नहीं कर सकता, क्योंकि ये रटने की चीज़ है और जो रटने चीज़ है वो आप स्वयं तैयार कर लेंगे। आइए हम रूप से आगे बढ़ते हैं। रूप के बाद हम आते हैं प्रत्यय पर। हाँ, प्रत्यय थोड़ी समझने की चीज़ है, आप प्रत्यय समझ लीजिए। प्रत्यय, प्रत्यय ये किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसका रूप बदल देते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्रत्यय है ता, एक प्रत्यय है पन, एक प्रत्यय है हट, एक प्रत्यय है क, एक प्रत्यय है आई। ये शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। और भी बहुत से शब्द प्रत्यय हैं। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत और तद्धित। हम जनरल चीज़ें बता रहे हैं आपको, ता, पन, हट, क, आई। अब देखिए ता को कैसे हम प्रयोग करेंगे। हमने मित्र लिखा प्लस ता लगा दिया, क्या बन गया? मित्रता। ये वाला ता है, ये है, इसने रूप बदल दिया तुरंत। हमने पन लिख दिया, हमने लिखा बच्चा प्लस ये वाला पन जोड़ दो, पन बराबर बचपन, तुरंत अर्थ बदल गया। हट आपने लिख दिया घबराहट, क आपने देखा, देखो लेख प्लस का बराबर लेखक, और आई जोड़ दीजिए, पढ़ प्लस आई, क्या बन गया? पढ़ाई। तो ये बाद में जो जोड़ते हैं शब्द के वो प्रत्यय कहलाते हैं। अब जो हमें पढ़ना है वो संस्कृत के प्रत्यय पढ़ने हैं, इसलिए थोड़ा सा गौर कर लीजिए। प्रत्यय के 2 भेद हैं, एक कृत एक तद्धित। हमें पढ़ना है एक कत प्रत्यय और एक कत्वा प्रत्यय। नंबर 1 कृत। कृत के अंतर्गत नंबर 1 कत प्रत्यय, इस प्रत्यय को पढ़ना है, कत प्रत्यय को पढ़ना है हमें। इसमें हलंत होगा और इसमें त शेष बचता है, ये वाला त शेष बचता है। उदाहरण के माध्यम से आप देखिए कि पठ प्लस कत, देखिए पठ प्लस ये वाला कत जोड़ दो पठ में, क्या बन गया? पठित, और विसर्ग लगा दीजिए पठितः। फिर हस गम कथ, हस गम और कथ, 4 धातुएं हमने ले ली। हस प्लस कत तो बन गया हसितः, गम प्लस कत बन गया गतः, कथ प्लस कत बन गया कथितः। मतलब किसी भी में कत जोड़ दीजिए तो इसमें ता शेष रहेगा, ये वाला ता शेष रहेगा। पठ में आपने कत जोड़ दिया, पठित बन गया, विसर्ग लगा दीजिए पठितः हो गया। हस में आपने कत जोड़ दिया, हसितः। गम में आपने कत जोड़ दिया, गतः। कथ में प्लस जोड़ दिया, कथ में कत जोड़ दिया,
कथिता। ये कत ठीक से पढ़ा नहीं जाता क्योंकि आधा का ता है, बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। तो नंबर 1 ये हो गया। और दूसरा देखिए कत्वा, आधा का आधा ता वा। मैं ठीक से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, हो सकता है आप ठीक से पढ़ लें। और इसमें क्या शेष बचता है? त्वा शेष बचता है, त्वा शेष बचता है। मतलब कत्वा कहीं भी लगा दीजिए उसमें त्वा आएगा। अब लगाइए, कथ पठ गम जी, कथ पठ गम जी। हमने 4 धातुएं चुन ली, कथ प्लस कत्वा, पठ प्लस कत्वा, गम प्लस कत्वा, जी प्लस कत्वा। अब देखिए क्या क्या बना, कथ प्लस कत्वा ये बन गया कथ इत्वा, पठ प्लस कत्वा बन गया पठित्वा, गम प्लस कत्वा बन गया गत्वा, और जी प्लस कत्वा बन गया जित्वा। मतलब बाद में त्वा हो तो समझ लेना कि कत्वा प्रत्यय लगा है, सीधा सा मतलब ये है बस। कथ में आपने कत्वा जोड़ दिया तो इसका त्वा शेष बचेगा, कथ में त्वा जुड़ गया कथयित्वा बन गया, पठ प्लस कत्वा पठित्वा, गम प्लस कत्वा गत्वा, जी प्लस कत्वा जित्वा। अंत में अगर त्वा 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 आ रहा है तो समझ लेना उसमें कत्वा प्रत्यय लगा है। ठीक। अब दूसरा प्रत्यय है वो है तद्धित प्रत्यय। तद्धित पढ़ते हैं हम लोग। ये प्रत्यय का एक भेद है, कत प्रत्यय, कृत और तद्धित। अब तद्धित प्रत्यय पढ़ लेते हैं। तद्धित प्रत्यय, इसमें आपको 2 पढ़ने हैं। नंबर 1 त्वा और दूसरा है मतुप। ये 2 प्रत्यय हमें पढ़ने हैं। अब त्वा प्रत्यय में देखिए, त्वा शब्दों के माध्यम से बात स्पष्ट होगी। प्रभु पशु लघु गुरु, प्रभु पशु लघु और गुरु। अब प्रभु में त्वा जोड़ दीजिए, पशु में त्वा जोड़ दीजिए, लघु में त्वा जोड़ दीजिए और गुरु में त्वा जोड़ दीजिए। क्या बन गया? प्रभुत्व। पशु में जोड़ दीजिए पशुत्व, लघु में जोड़ दीजिए लघुत्व और गुरु में जोड़ दीजिए गुरुत्व। देखिए कितना आसान है। अंत में त्वा हो तो समझ लेना त्वा प्रत्यय उसमें लगा है। प्रभुत्व, पशुत्व, लघुत्व, गुरुत्व। ठीक। अब मतुप में आ जाइए। मतुप, इसमें मत शेष रहता है। किसी भी शब्द में लग गया तो उसमें मत बचेगा, मत। अब जैसे उदाहरण से देखिए, श्री बुद्धि गति, श्री बुद्धि और गति जोड़ दीजिए। श्री में मतुप, बुद्धि में मतुप, गति में मतुप। तो श्री में मतुप जोड़ दीजिए, क्या बन गया? श्री मत, हलंत हो गया। बुद्धि में बुद्धि मत, गति में गति मत। मतुप किसी में भी जोड़ देंगे अंत में मत आएगा। अगर मत आ गया समझ लेना इसमें मतुप है। इसी तरह एक वतुप होता है, उसमें वत आता है, उसमें वत आता है, वो आपके कोर्स में नहीं है। तो आपके कोर्स में यही 2 चीज़ हैं, त्वा और मतुप। इस तरह हमने प्रत्यय पढ़ लिया। ये 2-2 नंबर की चीज़ें आती हैं, इनको आप सहेजते रहिए। क्योंकि ये कक्षा 11 का व्याकरण 2 खंडों में है। आप प्लेलिस्ट में जाकर कक्षा 11 के सभी वीडियो पढ़ लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो देख लीजिएगा, कक्षा 11 के जितने भी बने हैं। और मैं लगातार आपके लिए नई नई कक्षा लेकर आता रहूँगा। उसके बाद विभक्ति बचा है, विभक्ति परिचय। जल्दी से इसे भी देख लेते हैं। विभक्ति परिचय, चार 2-3 सूत्र हैं आपके लिए, कक्षा 11 के लिए 2-3 सूत्र ही हैं विभक्तियों में। अब पहला सूत्र है अभितः परितः।
सूत्र नंबर 1 है अभितः परितः समया निक्षा हा प्रति योगे अपि, आगे बढ़ा दीजिए द्वितीया, ये सूत्र है। अभिता माने चारों ओर, परितः माने सब ओर, समया निक्षा माने निकट, हा माने धिक्कार, प्रति माने और, ये शब्द हैं। अब आप एक बार गौर कीजिए, अभितः परितः समया निक्षा हा प्रति योगे अप द्वितीया। द्वितीया मैंने अपनी तरफ से लगा दिया है कि देखो विभक्तियां 7 होती हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी और संबोधन। तो 7 विभक्तियां मुख्य रूप से होती हैं। तो ये द्वितीया माने दूसरी विभक्ति है इसमें। अब क्या है, अभितः परितः समया निक्षा हा प्रति योगे अप द्वितीया, मतलब अभितः परितः समया निक्षा हा और प्रति, इतने शब्द जिस लाइन में आ जाएं उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। बस उदाहरण के माध्यम से देखिए, आश्रमम अभितः वनम अस्ति, आश्रमम अभितः वनम अस्ति। दूसरा वाक्य देखिए, विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति, विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति। तीसरा वाक्य देखिए, ग्रामम समया नदी अस्ति, ग्रामम समया नदी अस्ति। चौथा वाक्य देख लीजिए, हा कृष्णा भक्तम, हा कृष्णा भक्तम। अब देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये देखना है कि अभितः परितः समया निक्षा हा और प्रति, इतने शब्द किसी लाइन में आ गए उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। देखिए, आश्रमम अभितः नदी वनम अस्ति, देखो अभितः आ गया तो इससे पहले आश्रमम में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। विद्यालयम परितः, देखो परितः आ गया, ये वाला परितः, ये वाला परितः, तो इसमें द्वितीय विभक्ति है विद्यालयम में। ग्रामम समया, ये वाला समया, देखिए ये वाला समया आ गया, ये तो समय आ गया तो इसमें द्वितीय विभक्ति हो गई। हा, ये वाला हा देख लीजिए, ये वाला हा यहाँ आ गया तो इसमें द्वितीय विभक्ति हो गई। जिस भी लाइन में अभिता परिता समया निक्षा हा आ गया उसमें द्वितीय विभक्ति हो गई। अगली विभक्ति देखिए, अगली विभक्ति है सहयुक्ते अप्रधाने। ये है सह, समम, साकम, सार्धम, तृतीया। अब देखिए, इतने शब्द जिस लाइन में आ जाएं, सह, समम, साकम, सार्धम, तृतीया, उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे सह पुत्रेण सह आगतः। अब देख लीजिए, सह माने वह, पुत्रेण माने पुत्र के, सह माने साथ, आगतः माने आता है, आया, वह पुत्र के साथ आया। आपको कुछ नहीं देखना है, सह, समम, साकम, सार्धम, इन चारों में से कौन सा आया है। इसमें पता चला सह आ गया, ये वाला। तो अगर ये चारों शब्द जिस लाइन में आएंगे उसमें तृतीय विभक्ति होगी, तो इसमें तृतीय विभक्ति हो गई। बस तीसरी विभक्ति आपके पास है, आपके कोर्स में तीसरी विभक्ति है एनांग विकारः। एनांग विकारः,
देखो एनांग विकारः, एनांग विकारः तृतीया, इसमें भी तृतीया होती है। अब एनांग विकारः का मतलब है जिस किसी अंग में विकार हो उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे सह पादेन खंजः, नेत्रेण काणः, कर्णेन बधिरः, शिरसा खलवाटः। बस इन चारों में से कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। देखिए पादेन खंजः माने पैरों से लंगड़ा, नेत्रेण काणः माने आँख से काना, कर्णेन बधिरः माने कान से बहरा, और सिरसा खलवाटा माने सिर से गंजा। अब देख लीजिए इस शब्द का मतलब है एनांग विकारः, मतलब जिस अंग में विकार हो, शरीर के किसी भी अंग में विकार हो उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे वह पैरों से लंगड़ा है, वह आँखों से काना है, वह कानों से बहरा है, वह सिर से खलवाटा है। एक और है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच्य। हम जल्दी से एक सूत्र और देख लेते हैं, उसके बाद आपकी विभक्ति पूरी हो गई। ये है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच्य चतुर्थी। देख लीजिए नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट, इतने शब्द जिस किसी लाइन में आ जाएं उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे नंबर 1 श्री गणेशाय नमः, गणेश जी को नमस्कार, ये वाला आ गया। ठीक, अगला शब्द है स्वस्ति भवते, स्वस्ति माने कल्याण, आपका कल्याण हो, ये वाली स्वस्ति यहाँ आ गई, चतुर्थी हो गई। अग्नये स्वाहा, ये स्वाहा आ गया, यहाँ पर स्वाहा आ गया, ये स्वस्ति यहाँ पर आ गई, ये नमः यहाँ पर आ गया। ये शब्द जहाँ भी आ जाए वहाँ चतुर्थी विभक्ति होती है। पितृभ्यः स्वधा, पितरों को तर्पण, देखिए स्वधा आ गया, तो जहाँ भी स्वधा आ गया वहाँ चतुर्थी विभक्ति हो गई। इंद्राय वषट, इंद्राय वषट मतलब वषट आ गया, जहाँ भी आ गया वहाँ चतुर्थी विभक्ति हो गई। तो इस तरह नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट, इन चारों में से कोई भी जिस लाइन में आ गया उस लाइन में चतुर्थी विभक्ति हो गई, आप बड़े आराम से पहचान लीजिए। तो इस तरह से आपने सूत्र पढ़े कि अभिता परिता समया निक्षा हा प्रतियोगी अपद्वितीय, इतने शब्द जिस लाइन में आ जाए उसमें द्वितीया होती है। सह समम साकम सार्धम तृतीया, सह समम साकम सार्धम आ जाए वहाँ तृतीया होती है। और एनांग विकारः तृतीया, और नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच्य चतुर्थी। तो इस तरह आपका व्याकरण का कोर्स पूरा होता है। अब बच्चे अनुवाद, अनुवाद के लिए क्या करना है कि आपको धातु रूप तैयार करने हैं, शब्द रूप तैयार करने हैं। जिस पुरुष में जिस वचन का कर्ता होता है उसी पुरुष में उसी वचन की क्रिया होती है। तो जिस पुरुष में जिस वचन का कर्ता होता है उसी पुरुष में उसी वचन की क्रिया होती है। 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। 5 लकार होते हैं धातुओं के लिए, लट, लोट, लंग, विधिलिंग और लिट। आप रूप तैयार कीजिए, आपके अनुवाद साथ साथ होते चले जाएंगे। तो इस तरह कक्षा 11 संस्कृत का ये कोर्स खत्म होता है। शेष अगली कक्षा में।